हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका दोस्त और होस्ट। फिर से एक बार लेकर आया हूं एक नया कंटेंट, एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपके लिए। और जो अभी बाज़ार में चल रहा है रीट्स, आपको पता होगा कि माइंड स्पेस का एक आईपीओ आने वाला है, जो एक रीट है, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आईपीओ जल्द ही लॉन्च हो चुका है हमारे मार्केट में। और कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स के ग्रुप के, तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर इसमें क्या करना चाहिए, रीट में क्या करना चाहिए। इसीलिए हम आज आपके लिए ये लाए हैं पहले कि क्या होता है रीट, क्योंकि ये रीट एक जो है वो बहुत नया प्रोडक्ट है और मार्केट में ये शायद इसके पहले सिर्फ एक ही रीट्स जो हमारे बाज़ार में ट्रेड होती है, उससे पहले एक बार भी रीट आया नहीं है। यूएस और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में तो रीट काफ़ी पुराना है, लेकिन जो हमारे जो इंडियन एक्सचेंजेस पे है वो नया नया ही अभी आया है। इसके पहले सिर्फ एक ही हुआ था, वो भी पिछले साल। तो इस चक्कर में हम इसको आज को बताएंगे कि रीट होता क्या है और क्या माइंड स्पेस वाली जो रीट्स आ रही है, जिसकी आईपीओ अभी चल रही है, प्रक्रिया में है, और आप इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल भी हैं, तो इसलिए इसमें क्या करना चाहिए ये हम अपना व्यू शेयर करेंगे। पर उससे पहले हमारा मकसद ये है कि रीट होता क्या है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रीट, देखिए रीट का जो है वो आपको पता होगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। पर क्या खाली फुल फॉर्म से जानने से होगा, इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो जाननी पड़ेगी, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में। चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि रीट एग्जैक्टली कैसे काम करती है। देखिए, रीट में होता क्या है कि आप बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास बहुत यंग ऑडियंस है, या वो नया नया शुरुआत कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उनके पास ज़्यादा अमाउंट होती नहीं है, पर उनको रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर करना रहता है, क्योंकि वो अपने वो जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो इक्विटीज़ में तो करना ही चाहते हैं, साथ साथ में कमोडिटीज़ या रियल एस्टेट या अदर एवेन्यूज में जिसमें अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें भी करना चाहते हैं। पर होता क्या है कि उनके पास उतनी अमाउंट होती नहीं, उतनी कैपिटल होती नहीं है, तो वो क्या करें। तो इसलिए ये जो हमारे जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रीट बोल के प्रोडक्ट निकाला गया है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं ले पाते कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में, तो वो क्या करते हैं कि वो ये रीट के थ्रू बाई करते हैं। क्या है ये रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? ये क्या है कि ये ट्रस्ट है जो इनके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज़ या कई सारी जो एस्टेट्स है वो सब ये बाई करते हैं, यानी आप किसी के थ्रू बाई करते हैं और वो अपने आप मैनेज करते हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं और वो आपके लिए स्टॉक्स और इन्वेस्ट करता है, एक फाइनेंशियल डिसीजन लेता है और आपके वेल्थ को ग्रो करता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि रीट्स भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है, एक मैनेजर है, एक फंड मैनेजर है जो रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं। जैसे कि मॉल्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हो गए, वेयर हाउस हो गए, होटल हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, उससे वो एक रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, और उसके साथ ही रेंटल इनकम के साथ ही उसका एक जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, वो भी एक एडवांटेज है। तो ये दोनों एडवांटेज के कारण ये उनमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो डिविडेंड की जो कमाई होती है, जो भी इनकम होता है, वो फिर बाकी जो हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं, जो REIT को जो ओन करते हैं, उनको वापस दे देते हैं। तो ये ऐसा चेंज चलता है कि पहले इन्वेस्टर्स रीट्स को बाई करेंगे, उस पैसे से जो आएगा रीट्स फंड मैनेजर के पास, उससे वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद जो डिविडेंड इनकम आएगी वो वापस जो हमारे जो इन्वेस्टर्स है रीट पे उसको दे देंगे डिविडेंड के तौर पे, या उसको रेंटल इनकम के तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे यूनिट होल्डर्स के साथ। साथ ही साथ इसमें एक कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा जो प्रॉपर्टी में जो होता है अक्सर, तो वो भी एक फ़ायदा है इसमें। देखिए, जो पहले जो 2019 में जो रीट्स आई थी उसमें नियम था कि अब 2 लाख मिनिमम आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पर उसमें क्या है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था। इसके बाद सेबी ने, जब पहली रीट लॉन्च हो गई उसके बाद सेबी ने नियम चेंज कर दिया, उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 50,000 तक कर दिया। तो जो भी रिटेल निवेशक हैं जो करना चाहते हैं, तो वो मिनिमम 50,000 तक भी आप बाई करके आप एक रियल एस्टेट में इनडायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। देखिए, वाई रीट्स, हम रीट्स में क्यों करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम मात्रा चाहिए होती है, उससे आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, उससे आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक रीट के थ्रू हम एक
कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, हेल्थ केयर फील्ड में प्रॉपर्टी हो गई, रिटेल चेन में प्रॉपर्टी हो गई, या किसी भी तरह की एसेट क्लास रियल एस्टेट एसेट में अगर आपको चाहिए एक्सपोजर, तो वो आप इनडायरेक्टली एक रीट के तरह ले सकते हैं। देखिए आप एक हाई एंड क्वालिटी रियल एस्टेट में भी इनडायरेक्टली एक्सपोजर ले सकते हैं। कैसे कि वो आप जो रीट में पैसा लगा रहे हैं वो आपके लिए पैसा लगाएंगे और फिर आपको उससे डिविडेंड इनकम मिलेगा। उसमें एक एडवांटेज क्या होता है कि वो रीट क्या करती है, वो एक फंड्स को, सारे फंड्स को पूल कर लेती है अपने पास और उसके बाद वो रियल एस्टेट में लगाती है, जिससे कि आपको डिविडेंड मिलना आसान हो जाता है। देखिए जो ब्रोकरेजेस और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो रियल एस्टेट को जानते हैं वो कहते हैं कि देखिए 8 से 10% पर एनम कंपाउंडिंग मिलता है रियल एस्टेट में रिटर्न जो है। पर देखिए कुछ सालों में रियल एस्टेट मार्केट तो डाउन चली गई, जब से 2010 में जो क्रैश आया था, 2008-9 में जो फाइनेंशियल क्रैश आया था, और उसके बाद थोड़ा बड़ा था, फिर वापस लास्ट 5-6 साल से तो एकदम डाउन है रियल एस्टेट मार्केट। लेकिन देखिए रियल एस्टेट मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वो एक बहुत लंबे अवधि के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, तब आपको एक बहुत बड़ी रिटर्न मिलती है। करीब करीब 10 से 14 साल तक का भी लाइफ स्पैन इसमें होता है, मिनिमम लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफ साइकिल भी होता है कि भाई आपको इतना पीरियड तो मिनिमम होल्ड करना ही पड़ेगा, तब आपको जाके 8 से 10% की कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलती है। तो इतना ये टाइम पीरियड अगर आप होल्ड करें तो ये रिटर्न बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये देखिए 8-10% अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे लास्ट 30 सालों में तो वो उसकी एवरेज भी करीब 8 से 10% ही आती है। तो देखिए इसमें भी अगर आपको अगर डाइवर्सिफाई करके रखना है और अपने आगे एक पैसिव इनकम जनरेट करना है जिससे कि आपको डिविडेंड इनकम मिलते रहे, तो ये अच्छी एक प्रोडक्ट मानी जाती है रीट्स। तो इसमें रिस्क भी कम होता है देखिए, क्योंकि इसमें आपको खाली डिविडेंड मिलते रहता है और आपको अपने बस जो जिसमें आप इन्वेस्ट किए वो फंड मैनेजर अगर सही हो, वो अगर सही प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करे तो आपको फिर बेफिक्र एक मिनिमम रिस्क के साथ आपको रिटर्न मिलते रहता है। अब आपको बता देता हूँ कि पिछले साल जो रीट आई थी, जो सबसे पहली रीट आई थी एम्बेसी ऑफिस पार्क्स की, जो कर्नाटका बेस्ड है, वो बहुत बड़ी एक तरह से लॉन्च हुई थी। उसकी जो इशू प्राइस हुई थी वो करीब 299-300 रुपीज़ पर यूनिट पे लॉन्च हुई थी। आपको मिनिमम उसमें एक ड्रॉबैक क्या था, उसमें मिनिमम आपको 2 लाख के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपीज़ था। उससे कई सारे जिनके कैपिटल साइज उतनी ज़्यादा नहीं है, 2 लाख रुपये नहीं है, वो छूट गए थे इसमें इन्वेस्ट, वो कर नहीं पाए थे, वो एलिजिबल नहीं थे। तो इससे क्या हुआ कि पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ और 800 यूनिट ख़रीदना था 2.5 लाख रुपए का, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया था। और अगर अभी आपका परफॉर्मेंस देखें तो 300 रुपये की जो रीट्स थी पिछले साल जो लॉन्च हुई थी वो अभी 360 रुपये की हो गई है, यानी 20% एप्रिसिएशन हो गया है उसके प्राइस में। और ऊपर से डिविडेंड अलग मिला होगा जो साल में रूल है। देखिए एक तो रूल है सेबी की कि अगर आपको जो भी आप साल में जो भी आप डिविडेंड कमाते हो या रेंटल इनकम आप लेते हो तो 90% आपको वो शेयर होल्डर को देना पड़ता है। ये सेबी की रूल है रीट्स में। तो आपको जो भी आप डिविडेंड इनकम जो भी करते हैं फंड मैनेजर रीट्स वाले, वो अपने पास रख नहीं सकते, वो आपको देना पड़ेगा आप अपने जो भी शेयर होल्डर्स है या यूनिट होल्डर्स है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, जिससे कि आपको देखिए कई सारी कंपनीज जो अगर आप इक्विटीज़ में देखेंगे तो वो क्या करती है, वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देती है और वो देती नहीं है शेयर होल्डर को, या वो अपने पास रख देते कैश इन बुक्स में कैश होने के बावजूद। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें रूल है कि आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है रीट्स में, या एडवांटेज है, एक फ़ीचर आप कह दीजिए कि रीट्स में एक बड़ी फ़ीचर मानी जाएगी, जिससे कि शेयर होल्डर को एनुअली एक रिटर्न भी मिलता रहे। और ये एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट जो हम देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो देखिए उसमें अगर आप अभी चेक करेंगे शेयर प्राइस और आप अपना प्रीवियस 1 साल का आप शेयर प्राइस का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये ज़्यादा ड्रॉ डाउन भी नहीं हुआ अपना कोरोना के कारण। जो अभी जो मार्केट क्रैश हुई थी उसमें ज़्यादा उसमें नीचे गिरा भी नहीं था। तो ये भी एक एडवांटेज है। देखिए क्योंकि आपका प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आता है, लेकिन बहुत एक अनयूजुअल या आप समझ लीजिए रेयर ऑकरेंस होता है कि एकदम ही पूरा बर्बाद हो जाए प्रॉपर्टी मार्केट, लेकिन इतना जल्दी होता नहीं, बहुत अनयूजुअल ऑकरेंस है। तो इसलिए भी इसका शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी होल्ड किया हुआ था और अभी 360 रुपये चला गया, तो 20% रिटर्न मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कब आपको रीट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम ये तो सुन लिए कि रीट्स में कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन कब नहीं करना चाहिए ये हमें जानना जरूरी। देखिए क्योंकि हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर जो फंड पूल करते हैं वो काफ़ी बार फंड बोरो करके बैंक से लोन लेके भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि भाई उनको आशा रहता है, जैसे कि मान
लीजिए 7-8-10% पे लोन लेके आप बैंकों से पैसा ले लिए, उसके बाद आप अपना उसको इन्वेस्ट कर दिए रियल एस्टेट एसेट्स में, और आपको मालूम है क्योंकि आपको 8% मिलता है एनुअली, 8 से 10% रिटर्न आपको इसमें डिविडेंड इनकम आती है, तो आप उससे आप इंटरेस्ट पे कर दोगे और आप कैपिटल एप्रिसिएशन जब भी 5-10 साल बाद जब भी होगा उसका आप बेनिफिट ले लोगे। तो कई जन ये करते हैं कि लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट कर देते फंड मैनेजर। तो जो लेवरेज करके जो प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करती है उनको सबसे बड़ा रिस्क रहता है इंटरेस्ट रेट की रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगी ना तो फिर उनको फिर डिविडेंड इनकम वो सर्विस नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड से वो अपना इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाएंगे, और तब उनको फिर अपना एसेट को लिक्विडेट करने की नौबत आ जाती है और डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है जब भी। तो फिर रीट्स की सबसे बड़ी ड्रॉबैक कब होती है, कब नहीं करना चाहिए, तब नहीं करना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट जो ब्याज की जो दरें हैं इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम तो अभी भारत की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए या बढ़ने के कगार पर लगे आपको, तब रीट्स एक अनफेवरेबल रहता है। लेकिन देखिए हमेशा नहीं है। अगर आपकी जो रीट जो फंड मैनेजर है वो अगर खाली पूल करके वो उनकी डेट अगर कम है, डेट सर्विसेबल है, या वो इंटरेस्ट सर्विसेबल कर सकते, तब उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपकी आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए अपने एसेट में, आपको लिक्विडेट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो वैसे हमें रीट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने ये भी बात समझ लिया कि कब हमें नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं, देखिए जो हमारा जो करंट IPO जो आ रहा है या चल रहा है माइंड स्पेस की जो रीट की IPO है, उसका मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। देखिए 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में ये IPO को खुला हुआ था। 4,500 करोड़ जुटाने की कंपनी मांग कर रही है, जिसमें से 1,000 करोड़ तो वो इशू करेगी शेयर को, और जो 3-3,500 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना बेचना चाहते हैं मार्केट में पैसा, और उससे क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। शेयर प्राइस जो है, जो इशू प्राइस है वो 274 से 275 के बीच में है। इन्वेस्टमेंट लिमिट है आपका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 55,000 रुपये आपको, यानी 55,000 रुपये मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अलॉटमेंट आपको 6 अगस्त तक हो जाएगा, और 12 अगस्त को ये लिस्टिंग के लिए भी आ जाएगा। तो यानी आपका मान लीजिए अगस्त के 2nd वीक तक आपका लिस्टिंग होगा और 1st वीक में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। आगे देखते देखिए तो डिटेल हो गया, पर अब कंपनी को चाहिए क्यों 4,500 करोड़ रुपया, क्या चीज़ के लिए चाहिए? देखिए इनकी 7,500 करोड़ की डेट है बुक्स में। अगर वो पैसे जुटाते हैं 3,500, तो इसमें पार्शियल जो है वो अपने डेट को कम करने में आएगा। ऐसा कहना है कि 3,500 से 4,000 जी अभी कंपनी जुटा लेगी, तो उसके बाद जो डेट है इनकी और रिड्यूस हो जाएगी, वो 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये पे आ जाएगी। देखिए रियल एस्टेट मार्केट में डेट से ही काम चलता है। आप अगर लेवरेज नहीं करेंगे तो शायद आपकी जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगा रखते हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो ये एक तो ड्रॉबैक रहता है रियल एस्टेट मार्केट में, ठीक है। इसलिए लेवरेज एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेरेबल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो और फिर सेकंड इसका है कि इसमें देखिए वो खरीदना चाहते हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करना चाहते हैं उस पैसे से, और फिर जो जनरल एक्सपेंसेस होता है वो उसमें लुटाना यूज़ करना चाहते हैं, अपना जो भी फंड है ये IPO के थ्रू कलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए केप ट्रेडिंग और NB कंस्ट्रक्शंस इसके प्रमोटर्स है, रहेजा ग्रुप की कंपनी है ये, और एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ये उनका बुक्स ये IPO मैनेज कर रहे हैं। और देखिए अगर फाइनेंशियल डिटेल्स देखूं तो एनुअली इसमें जो दिखाया है इन्होंने, जो शेयर की है 2017 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में जो मार्च एंडिंग हुई थी उसमें उनकी जो कमाई थी 230 करोड़ के करीब थी। फिर उसकी डिप करके 2018 में, क्योंकि थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, 161 करोड़ की हो गई। फिर बाद में वापस ज़बरदस्त 2019 में 515 करोड़, और फिर उसके के लगभग 2020 में 513 से 14 करोड़ के बीच में हुई। तो काफ़ी बड़ा 2017 से 2020 में काफ़ी डबल हो गया ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस पीरियड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पोर्टफोलियो जो है, जो इनकी जो पोर्टफोलियो बेस है, ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप के प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप ये नहीं जानेंगे, ये नहीं समझेंगे, ये नहीं पता करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर ली, सारा कोई ऐसी जगह प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जहाँ पे कोई रेंट लेने नहीं आता, या ऐसा जगह में कर ली जो नॉन बिजनेस या नॉन कमर्शियलाइज जगह में हमने इन्वेस्ट करें, तो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसके अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें ना 85% जो है MNCs को दी हुई है, यानी MNCs बिजनेस करेंगी तो रेंट भी देंगी और उसके बाद आपका कमाई भी होगा। अगर आप किसी ऐसे को दे दिए, मान लीजिए रेसिडेंशियल में दे दिए और उनकी कमाई नहीं हुई या वो सफ़र कर रहे, तो हमारा फिर रीट्स भी सफ़र करता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा कमर्शियल
कमर्शियल टेनेंट्स अगर होंगे तो उतना ज़्यादा बेटर कहा जाता है। अक्सर ज़रूरी नहीं है, अच्छे कमर्शियल्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि डूबती हुई कंपनी आपकी प्रॉपर्टी ले ली और वो खुद भी डूब रहा है और आपका प्रॉपर्टी का रेंट भी नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए 44% टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कमर्शियल है वो ओन करते हैं, 22% फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ओन करते हैं। तो अगर इकोनॉमी चलेगी तो बिजनेसेस चलेंगे तो वो रेंट देंगे तो वो आपका रीट्स में कमाई होगा। और उसके बाद डिविडेंड आपका जो रेंटल है वो भी बढ़ता रहता है हर साल, कम नहीं होता है रेंट। तो ये भी एक पॉजिटिव एडवांटेज है रीट्स के मामले में। देखिए अभी जब कोरोना के समय स्लो डाउन या बंदी आ गई थी तब हम देखने चाहते थे कि इसमें इन्होंने कैसे कमाया। तो देखिए इसमें कलेक्शंस भी ज़बरदस्त है। देखिए अप्रैल में 98% उन्होंने जो अपना ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है उसे 98% उन्होंने कलेक्ट कर लिया था अप्रैल में, और मई में भी 95% कलेक्ट कर लिया। तो कहीं डिफ़ॉल्ट बहुत कम हुआ है, बहुत ही 3 से 5%, जो बहुत ही कम है और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है माना जाएगा मेरे ख्याल से तो। और देखिए अगर आप इकरा जो रेटिंग एजेंसी है अगर उनका बात माने तो डेट जो डेट टू ऑपरेटिंग इनकम है, यानी जो उनकी कमाई के मुकाबले जो डेट है वो 2 से 3 टाइम्स ही है, जो बहुत ही रीजनेबल मेरे ख्याल से माना जाएगा, क्योंकि आप उसे सर्विस कर पाएंगे। लोन टू एसेट वैल्यू मैंने आपको जैसे पिछले स्लाइड्स में कहा था कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि लोन लेके कितना करते हैं और उनकी एसेट वैल्यू कितनी। तो देखिए लोन जो है वो टोटल अगर आपकी एसेट्स अगर इसका मिला ले तो वो सिर्फ 15 से 17% है। इसका मतलब लिवरेज बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो ये क्या होता है, इससे इनको एडवांटेज मिलता है कि जब भी बुलिश मार्केट आएगी तो वो अपना लेवरेज यूज़ करके अपने आप को ग्रोथ के लिए एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि भैया इसके लिए जो लेवरेज है वो बहुत कम है, डेट कम है, तो रिस्क जो इंटरेस्ट रेट की भी रहती है वो भी कम है इस REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। अब हमारा क्या व्यू है, देखिए इसमें हम तो यही कहेंगे कि इसमें जो अभी तक की जो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स जो डिमांड्स आई है उसमें तो देखिए उतना ज़्यादा हाइप नहीं है या उतना ज़्यादा डिमांड का संभावना दिखता नहीं है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड ज़रूर है, ये तो कहना पड़ेगा, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए प्रॉपर्टी मार्केट रियल एस्टेट मार्केट में तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मान लीजिए 5 ईयर्स प्लस, तो मेरे ख्याल से ये सब्सक्राइब करने लायक है। अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए देखना है तो हमारा व्यू ये रहेगा कि इसमें आपको ये डिपेंड करता है बाकी के मार्केट सेंटीमेंट्स पे, हमारे निफ्टी पे, हमारे ओवरऑल इंडेक्स पे उस समय बाजार कैसा रहता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। फुल्ली सब्सक्राइब्ड IPO तो लिस्टिंग गेन्स के लिए एक टच एंड गो वाली चीज़ है, यानी आपको ज़्यादा गेन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा छोटा मोटा गेन या मान लीजिए अंडर 5% तक गेन हो सकता है, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए आप लिस्टिंग गेन्स के लिए। तो हमारा तो व्यू, अगर आप फाइनल अगर व्यू कहेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के लिए हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना हो तो आप ज़रूर एक बार इसमें विचार कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ अपना ज़रूर कंसल्ट करिएगा। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये हमारा जस्ट व्यू है। आपको करना है तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, कोई भी हमारा लेना देना नहीं है इस REIT से। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।